All right. Assalamu alaikum, students. Uh, Walaikum salam, sir. um, we are continuing with our discussion of Python. In our last two lectures, we went through this list. You can see the sequence. Um, we have done these upper till this 10, how to define a function, list comprehension, and today we will move on to this tuples, dictionaries, if statements, Python loops, and class, and then how to handle the exceptions and troubleshoot. And then this first layer ऑफ लर्निंग जो हमने कहा था एक बेसिक वाला डेप्थ लेवल का होगा, वो हम एक ओवरऑल वो टॉपिक्स जो इसके मेजर टॉपिक्स हैं और जो हम इसमें कवर करना चाहते थे, दैट विल कंप्लीट दैट एंड देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ थिंग्स. It will also help us to see more examples. As I said, one good way of learning the language is to see lot of practical examples, right? And today, towards the end, we'll also give you a very simple assignment for you to try these very basic things that, and get familiarized with the Python. Okay, so we were at we discussed list and list comprehension in our last lecture. This was the last thing we did, and we were here. The tuples data type or data structure, uh, named as tuples in Python. Okay, tuples, how it differs. जैसे मैंने हमने शुरू में देखा था कि सिंपल डेटा टाइप्स या डेटा स्ट्रक्चर्स जो बिल्ट इन थे वो तो लाइक ऑल अदर लैंग्वेजेस वी न्यू, लाइक इंटीजर, फ्लोट, मे बी दैट काइंड ऑफ थिंग. लेकिन इस केस में थोड़े कंपोजिट स्ट्रक्चर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट अच्छी मौजूद है, और जिसमें मैंने आपसे कहा था कि उसकी कॉमन एग्जांपल्स हमारी है स्ट्रिंग की. स्ट्रिंग एक है, ये हमारे कंपोजिट डेटा टाइप्स या डेटा स्ट्रक्चर जो पाइथन प्रोवाइड करती है. तो एक तो स्ट्रिंग की थी, हमने देखा है स्ट्रिंग के बारे में, बेसिक्स को काफ़ी हद तक हमने देखा है. अब इसके और फीचर्स भी देखेंगे आगे. फिर लिस्ट है, हमने लिस्ट के भी बेसिक एस्पेक्ट्स देख लिए हैं. ठीक, फिर ट्यूपल है नेक्स्ट. अब हम ट्यूपल को देख रहे हैं, और इसके बाद फोर्थ डिक्शनरी है. ये चार इसके कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर्स जो पाइथन में सपोर्टेड है, जो हम देख रहे हैं अभी फर्स्ट लेवल ऑफ डेप्थ पे. डिक्शनरी, ओके, अच्छा, ये दो हम कर चुके हैं और अब हम इसको देख रहे हैं. इन सब में तो ये एक कॉमन बात जो बार बार पहले भी मैंने मेंशन की थी और हमें जहन में रखनी है कि एक है था म्यूटेबल एंड नॉट म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल. ठीक, तो हमने डिटेल से देखा लिस्ट के केस को जो म्यूटेबल था, कि आप म्यूटेबल का मतलब है, ये म्यूटेबल में आता है. म्यूटेबल, अच्छा, म्यूटेबल का मतलब है कि आप जैसे रैम आपका है, आप रैम और रोम से किसी हद तक समझ सकते हैं. रैम में आप लिख भी सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ रोम जब होता है आपका तो उसमें आप रीड कर सकते हो, लेकिन दोनों इस्तेमाल होते हैं. रैम भी यूज़ होता है, रोम भी, इसलिए कि अक्सर रोम चीप और फास्ट होता है. तो आप बहुत सारी चीज़ें जिसमें अफोर्ड कर सकते हो कि आप रीड से रिलेटेड काम करने हैं, तो आप प्रेफर कर देते हो रोम को. ठीक,
लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल आपकी रैम होती है। इसी तरह यह भी डाटा स्ट्रक्चर में ऐसा ही मामला है म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल के साथ। तो लिस्ट हमारा म्यूटेबल ऑप्शन था, वेरी फ्लेक्सिबल। इसके हमने देखा कि लिस्ट को रीड भी कर सकते हैं, लिस्ट की स्पेसिफिक लोकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। वी बाय मॉडिफाई और म्यूटेबल मीन्स कि आप उसकी लिस्ट के लिस्टेड आइटम को अपनी जगह पर एक आइटम को दूसरे आइटम से रिप्लेस करें। दैट इज द म्यूटेबिलिटी। क्या उसके अंदर अपेंड हो सकती हैं चीज़ें या ऐसा, ये एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। मगर म्यूटेबिलिटी का मेन ताल्लुक इस बात से कि कैन यू रिप्लेस द आइटम बाय अनदर आइटम इन दैट लोकेशन। तो ये म्यूटेबल की एग्जांपल थी। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि नॉन म्यूटेबल है। इसमें हम इन प्लेस किसी एक कैरेक्टर को जाके पॉइंट करके इंडेक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। और उसके लिए हमें ये नॉन म्यूटेबल्स को जब चेंज करना होता है तो उसके लिए हमें अप्रोच इख्तियार करना पड़ेगी। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं एफिशिएंसी की वजह से, करते रहें। जब कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े कि इन प्लेस मॉडिफाई करना है तो आप उसको पहले कन्वर्ट करोगे टू ए म्यूटेबल डाटा टाइप। जैसे अब ये ट्यूपल हम देखेंगे कि अगर ट्यूपल को मॉडिफाई करने की इन प्लेस ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको लिस्ट डोमेन में कन्वर्ट करोगे उसके टाइप को, फिर वहाँ चेंज करोगे और फिर वापस इसमें लाओगे। बट बाकी सारे काम इधर आप करते रहोगे। तो ये भी नॉन म्यूटेबल था और ये भी नॉन म्यूटेबल है, ठीक है। डिक्शनरी की अगरचे स्ट्रक्चर ज़रा मुख्तलिफ है मगर ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल इन द सेंस के इसके दो हिस्से हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल इसको कहते हैं, ओके, दोनों बात है। म्यूटेबल एंड नॉन म्यूटेबल के लिहाज से दो हिस्से हैं इसके, जो हम देखेंगे। इसके दो पार्ट्स होते हैं, की और एक वैल्यू। की को आप म्यूटेबल की को चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू वाइज ये चेंजेबल है, की वाइज चेंजेबल नहीं है। तो इसके अंदर दोनों ही बातें के फीचर्स हैं, ठीक है। इस तरह इनकी डिवीजन है। तो अब हम ये देख चुके हैं और ये देख चुके हैं और अब हम इसको देख रहे हैं, और ये नॉन म्यूटेबल डाटा टाइप की कैटेगरी में है। अच्छा, ओके, अब वी लुक एट इट। अच्छा, पहले सिंपल केस, इसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है। अरे के लिए हम यहाँ पे ट्रेडिशनली लिस्ट के लिए हम अरे लाइक ब्रैकेट जो होते थे पहले वही इस्तेमाल करते थे। इसमें ये वाले ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं हम, नॉर्मल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं इसको शो करने के लिए। तो अगर एक ट्यूपल है जिसका नाम आप माई ट्यूपल रखते हैं और उसको आप डिफाइन करना चाहते हैं विद सम वैल्यूज, तो आप इस ब्रैकेट में, आपने कहा ये वैल्यूज दे डोंट हैव टू बी 1 2 3 4 5, इट कैन बी एनी रैंडम वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ आप डाल सकते हैं। इट इज लाइक लिस्ट एक्सेप्ट के इट्स आइटम्स आर नॉट चेंजेबल, ओके, इन प्लेस। अब इसके अंदर जस्ट लाइक लिस्ट, अगर आप, अब वो वाले फीचर्स हम देख सकते हैं। अगर आप जैसे वहाँ सब स्ट्रिंग था या सब लिस्ट थी, इस तरह इसमें भी है कि आप इसका भी स्लाइस स्लाइस वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर आप कहते हैं इस माई ट्यूपल के ज़ीरो से, अच्छा ये देखिए, ये इस ब्रैकेट में होगा, ये इंडेक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सब स्लाइस पार्ट ऑफ दिस थिंग को इंडेक्स कर रहे हैं, जैसे कि हमने लिस्ट में भी किया, स्ट्रिंग में भी किया। तो आप ये तरीका, इसमें ब्रैकेट वही रहेंगे जो इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ ए कंबाइंड इंडेक्स कि ज़ीरो से लेकर लोअर, और ये है थ्री नॉट इंक्लूसिव, विच मीन्स 0 1 2। ये आपका एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट 1 है और ये एलिमेंट 2 है, ठीक। तो 0 1 2 में आपके 1 2 3 आएगा। अगर आप इस माई ट्यूपल की कमांड में ये चीज डालोगे तो वो ये आउटपुट देगा, ठीक है। तो डिफरेंस थोड़ा सा ये है जो हमने यहाँ देखा। अच्छा, अब वो जो हमें ज़्यादा कंप्रीहेंसिव तरीके से हम इस को और इस प्रोसेस को स्लाइसिंग का, जैसे लिस्ट की स्लाइसिंग थी
ये इसके केस में भी अगर हमने ऑल ऑप्शंस यूज करते हुए जो लिस्ट में भी थे वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि आप यू कैन आइडेंटिफाई। अभी हमने इंडेक्स में ये दो चीज़ें खाली शो की हैं यहाँ कि लोअर स्टार्टिंग क्या है और एंड -1 क्या है। ये एंड है और इससे -1 होता है, एंड -1। मगर इसी में आपके पास ऑप्शन है कि थर्ड आप बता सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप में होता है कि व्हाट इज द इंक्रीमेंटिंग स्टेप। अगर आपने हमने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब था कि इंक्रीमेंटिंग स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 है, ठीक है। लेकिन ये स्टेप आगे करने के लिए जब आप इसको स्कैन करते हैं तो आप 1 के अलावा भी स्टेप मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में आपने स्टेप को 2 मेंशन किया। अब आप कह रहे हैं कि मैं इसका स्लाइस या इसके एलिमेंट लेना चाहता हूं फ्रॉम 1 नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 10 तक। ये मैंने कहा ये हमेशा इंक्लूसिव नहीं होता। तो इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 10 तक विद ए स्टेपिंग बाय 2। तो क्या होगा हमारा, ये हमारा है ओके, मैं पेन ले लेते हैं। ये हमारे इंडेक्स नंबर, ये हमारा इंडेक्स नंबर 1 है। यहाँ से हम शुरू होंगे। हमने इंडेक्स नंबर 10 तक जाना है। यहाँ तक इंक्लूसिव है, 10 नहीं है। तो ये हमारी रेंज है इंडेक्सेस की। अगर हम ये कंडीशन ना लगाते और स्टेप ऑफ 1 होता तो आपका स्लाइस 111 के लिए ये सारे सेट आपका होता, 1 to 10, ठीक है। अगर आपने स्टेप ऑफ 2 कर दिया है तो अब आपके में 1 के बाद 3, ये जंप हो जाएगा, 2 का स्टेप 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 था, 3, 5, 7 और 9। उसके बाद 11 बाहर निकल जाता है, 10 तक लिमिट थी। तो आपके ये 1, 3, 5, 7, 9, ठीक। तो आपको बड़ा इफेक्टिव तरीके से ट्यूपल में भी और ये चीज़ अरे में भी है कि आप बता सकते हो कि इसका स्लाइस बनाना है और स्लाइस में फर्दर कोई स्टेपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। ये इसका हो गया। अच्छा, ये मैंने जो अभी बताया था कि अब क्योंकि ये इम्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल कि आप इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये देखो, ये एग्जांपल रीड की थी, आपने सबसेट को रीड कर लिया या स्कैन कर लिया एटसेट्रा, मगर अभी आपने इसके अंदर किसी एलिमेंट को चेंज करने के लिए इसमें राइट नहीं किया हमारी इस एग्जांपल में। अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत पेश आए तो जैसे मैंने आपको कहा था कि क्योंकि ये इन प्लेस चेंज नहीं कर सकता, इम्यूटेबल है, तो आपको यू हैव टू गो टू लिस्ट जो म्यूटेबल है और वहाँ पे चेंज करके और फिर कन्वर्ट इट बैक टू ट्यूपल। अगर आपको फर्दर इसको आइंदा भी एज ए ट्यूपल यूज़ करने की ज़रूरत है फॉर द रीजंस ऑफ एफिशिएंसी, तो आप कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है कि आपने अगर एक ट्यूपल डिफाइन किया, ये 3 एलिमेंट्स का या आइटम्स का, 3 एलिमेंट्स का, ये इसके लिए ये ब्रैकेट की है एप्पल ऑरेंज। ये हमने लिस्ट में भी इस तरह की चीज़ ली थी, लिस्ट भी एस, मगर उसके केस में हमारे पास ब्रैकेट्स डिफरेंट थे। तो ये ट्यूपल है। आपने इसमें चेंज करना था, यू वांटेड कि इस लोकेशन पे ऑरेंज की जगह आप ग्रेप लिख दें, ये आप चाहते थे। अच्छा, एज सच ट्यूपल डज नॉट अलाउ डूइंग दैट। तो आपने कहा अच्छा मैं ये करता हूँ। ये है मेथड आपके पास जैसे मौजूद होते हैं, कन्वर्शन फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। जैसे नहीं हम इंटीजर कैरेक्टर बाहर लिख के डाटा टाइप को चेंज करते हैं, तो ये हम इसमें एक टाइप के डाटा को दूसरे पे, तो ये इस लेवल पर भी डाटा टाइप की कन्वर्शन इसमें मौजूद है। तो आपने कहा एक्स जो एक ट्यूपल डाटा टाइप थी, इसने कहा कन्वर्ट इट टू लिस्ट डाटा टाइप एंड पुट इट इन वाई। तो यही सारी चीज अब बन गई विद दिस ब्रैकेट्स। वाई जो है अब क्या है, विद ब्रैकेट ये लिस्ट बन गया और ये चीजें उसमें चली गई, ये तीनों ऊपर के डाटा। फिर आपने कहा ओके नाउ आई हैव ए लिस्ट विच इज म्यूटेबल, आई कैन चेंज। तो आपने ग्रेप को वाई के 1 पे डाला, इस जगह ग्रेप डाल दिया, चेंज कर दिया। अब आपको क्योंकि फर्दर प्रोग्राम में ट्यूपल अभी चाहिए था फॉर एफिशिएंसी रीजन, तो आपने कहा ओके नाउ आई कन्वर्ट y विच इज ए लिस्ट बैक टू ट्यूपल। तो आपने ये
टाइप कन्वर्शन के इंस्ट्रक्शन दी ट्यूपल को इस लिस्ट पर, और ये दोबारा आपका ट्यूपल बन गया जो मॉडिफाइड है, and then you can print that tuple and see के modified and you can use it further in your program. Okay, हमने so much very short for tuple, ये क्योंकि फर्स्ट लेवल ऑफ डेप्थ पे है, इसके आप बाद में शायद और चीज़ें और डेप्थ पे भी देखेंगे, मगर अभी आप इस लेवल तक एसेंशियल से फेमिलियर हो गए। इसके बाद अगली जो मैंने यहाँ पर लिस्ट में आपको बताई थी कंपोजिट डेटा टाइप्स में डिक्शनरी, लास्ट वन वो ये है डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी एज द नेम इज, और ये कि इसमें इस तरह की चीज़ है कि आपके पास की वैल्यू की डेटा स्ट्रक्चर, यानी अभी तक हम कह रहे थे जैसे लिस्ट या अरे में आपका एक एलिमेंट होता है और बाकी इधर इंडेक्स होता है बाहर, इंडेक्स इज बाय डिफॉल्ट देयर, और आपकी ओके मैं एक डिस्टिंग्विश करने के लिए बना दूं, हियर इज ए लिस्ट जो आपकी अरे की तरह होती है, इसके इंडेक्स वगैरह इधर बाहर हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं कि भाई आपके अगर इंटीजर इंडेक्स आप यूज़ कर रहे हो तो वो 0 से लेकर और जो भी मैक्स वैल्यू है, जैसे लिस्ट के केस में जब आप रेंज कहते हो तो फिर आपके लिए इंडेक्स एप्लीकेबल होते हैं और आप उसके हिसाब से फॉर लूप या इधर उधर इस्तेमाल करते हो, लेकिन अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। वो एलिमेंट हमने लिस्ट में कहा है आपसे कि हमारा जो पाइथन में लिस्ट है इसमें जो एलिमेंट है ये एनी डेटा टाइप हो सकता है, ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मगर इसकी एक ही वैल्यू, वो एक आइटम कहलाएगा, एक आइटम। फर्ज करें आपने इधर एक इंटीजर डाला 37, इधर आपने एक कैरेक्टर डाला माय नेम, नेम माय नेम कैरेक्टर डाल दिया, इधर आपने कोई फ्लोट डाटा टाइप डाला 3.27, इधर आपने जैसे हमने आप वन ऑफ यू आज द क्वेश्चन, हमने कहा ओके दिस एलिमेंट कैन बी एन अनदर अरे, आपने इधर पूरा ये डाला, एक अरे डाल दिया एलिमेंट, वो अलाउड है। और इसी तरह आप कोई भी चीज़ यहाँ डाटा टाइप के साथ डाल सकते हैं। इसकी इंडेक्सिंग ये है और इसकी एक ही एलिमेंट है, ये अरे भी बहुत सारों का ये एक एलिमेंट है, यहाँ को आप समझे कि कॉमे डाल रहे हैं, ये एलिमेंट हर एलिमेंट को आप एक कॉमा डाल रहे हैं और वो एलिमेंट्स को अलहदा कर रहा है। ये हमारे लिस्ट में भी है और हमारे ट्यूपल में भी है, लेकिन डिक्शनरी में इसमें जो पॉइंटिंग या इंडेक्सिंग की चीज़ थी वो ये थी बाहर, और जो बाय डिफ़ॉल्ट थी डिक्शनरी में उस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 टू n-1 इस्तेमाल नहीं होती, उसमें इवन इंडेक्सिंग के लिए एक दो दोनों चीज़ें इसके अंदर ही हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग, ठीक है ओके। तो हम इसको ये इस तरह ये कॉलम पे दोनों बातें कि इंडेक्सिंग के लिए क्या इस्तेमाल होना है वो भी यहाँ देते हैं, और वैल्यू के लिए क्या इस्तेमाल होना है वो भी यहाँ देते हैं। इस केस में जो वैल्यू थी वो तो ये है, ठीक है। इस केस में जो इंडेक्सिंग बाहर बाय डिफ़ॉल्ट ये थी, अब वो इसके केस में मौजूद नहीं है, उसकी जगह ये एक और कॉलम अंदर मौजूद है, दो वैल्यूज़ हैं जिसमें आपके इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल होगा, इसको हम की कहते हैं। ये इंडेक्सिंग के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होनी है इस डिक्शनरी में वो की है, और जो डाटा इसमें डालना है उस की के अगेंस्ट वो वैल्यू है, तो हम इसको की वैल्यू पेयर भी कहते हैं। फॉर वन एंट्री ऑफ अ डिक्शनरी इज ए वन की वैल्यू पेयर, सो दिस इज वन आइटम, इस केस में ये एक आइटम है जिसमें दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, और इस तरह ये डिक्शनरी आपके बनेगी, इसमें किसी भी जगह पॉइंट करना है तो आपको की के जरिए से पॉइंट करना, यू विल सर्च थ्रू द की और इट विल पॉइंट दैट, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोग फेमिलियर हो या आपने ये नाम सुना होगा, हार्डवेयर में एक चीज़ होती है एसोसिएटिव मेमोरी, ये जब आप रैम वगैरह हार्डवेयर में इस्तेमाल करते हैं, ये रैम की एग्जांपल है कि ये रैम इस्तेमाल कर रहे हैं
तो रैम में आपके यहाँ जो एड्रेसेस हैं वो ये वाले होते हैं कि आप पॉइंट कर रहे हैं आई और जे या आई, और वो पॉइंट कर रहे हैं, और ये या इंटीजर वाले हैं, तो ये रैम इस तरह पॉइंट होती है। ये मैं आपको हार्डवेयर के एग्जांपल से इसका बिहेवियर समझा रहा हूँ, ठीक है। मगर एक हार्डवेयर में इस्तेमाल होती है एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी को आप इस तरह इंडेक्स से इस्तेमाल नहीं करते, उसमें यहाँ अच्छा खासा हार्डवेयर एडिशनल मौजूद है, और वो ये होता है कि आप एनी की वैल्यू देते हो इसको यहाँ पर, वो इससे सारों से मैच करके हार्डवेयर देखती है कि विच की वैल्यू इट इज, और फिर उसके अगेंस्ट पॉइंट करती है डाटा, जिस तरह ये इंडेक्स के अगेंस्ट पॉइंट करता है, और उसको डाटा लाइंस पे रीड या राइट करता है। तो इसका इक्विवेलेंट हार्डवेयर डोमेन में अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा या देखा हो, तो एसोसिएटिव मेमोरी लाइक बिहेवियर है इसका, ये जो हमारी डिक्शनरी है। एनीवे यहाँ ये सॉफ्टवेयर में एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें पॉइंट करने के लिए इंडेक्स की से करते हैं, और जो डाटा वहाँ होता है वो वैल्यू से होता है, और इसको की वैल्यू पेयर कहते हैं। ये इसके की वर्ड्स हैं। बाज़ दफ़ा कीवर्ड्स इस सेंस में है कि फंक्शंस में आप इसके लिए वर्ड की और वर्ड वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एनीवे सर ये जो जैसा की जो है ये हैश टेबल की तरह की है, जिस तरह उसमें हम एक की यूज करते हैं तो थोड़ा फास्ट हो जाता है जी, कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट उस की पे जाके सर्च करता है, सीक्वेंशियल सर्च नहीं करता। हाँ, गुड। That is one good example or application of such dictionary like things or associative memory like things. That is one example कि आप की में हैश वैल्यूज डालते हैं, और वो फिर कि आप इधर कहते हो मैं आई वांट टू सर्च फॉर दिस हैश वैल्यू। आपने आप किसी हद तक अब तो हैश से भी फेमिलियर हो, क्योंकि आप लोगों ने क्रिप्टोग्राफी के कोर्स में इवन हैश जनरेट भी किए हैं। तो आप कभी बहुत बड़े डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एक छोटा सा हैश वो कर लेते हो, और आप अब इसको जब इसको पॉइंट करना चाहते हो तो आप इस हैश वैल्यू से पॉइंट, एक और डॉक्यूमेंट है उसका एक और हैश वैल्यू। अब ये हैश वैल्यूज सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग वैल्यूज नहीं होती जैसे ये इंडेक्स में होती हैं 1 2 3 4 5। ये डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करते हुए इसका हैश आंसर में बी 352, एंड इस डॉक्यूमेंट का हैश आंसर इज 255। और हम चीज़ों को ऐसी रिप्रेजेंटेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें एक वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स है जिसमें आपने पॉइंट करना है, एंड दे आर नॉट देयर पॉइंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड लाइक दिस, जिस तरह आपने साइबर सिक्योरिटी में हैश जनरेट किए थे। तो अब ये आप सीक्वेंशियल अगर करोगे, फर्स्ट करो इनके आंसर किसी का 352 है, किसी का, अब आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर आप इसके अंदर 10 डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो, तो आप अगर सीक्वेंशियली डालोगे तो अगर ये नंबर मिनिमम मिनिमम 0 हैश वैल्यू का और मैक्सिमम फर्ज करें 10,000 होता है, तो ओनली फॉर 10 डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए आपको एक रैम में अगर ये काम करें कर सकते हैं, तो आपको एक 10,000 के साइज की रैम चाहिए होगी और लिस्ट चाहिए होगी। डिक्शनरी में आपको क्या फायदा होगा, यू विल ओनली मेक 10 एंट्रीज। ये इस ऐसी जगहों पर ही असल में डिक्शनरी का मेजर बेनिफिट होता है। यू विल मेक ओनली 10 एंट्रीज, और उनकी पॉइंटिंग क्योंकि अब आप सिक्वेंशियल उससे नहीं कर रहे, यू हैव अ वे कि वो पॉइंटिंग उन 10 कीज से कर लें जो हैश वैल्यूज हैं। तो हैश टेबल इज ए वेरी पावरफुल स्ट्रक्चर जो बेतहाशा जगहों पे इस्तेमाल होता है, और ये सही आप इसकी एक गुड एग्जाम्पल ऑफ यूजेज है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दैट इज द ओनली यूजेज ऑफ डिक्शनरी, या की इज ऑलवेज ए हैश वैल्यू। नो, की इज एनीथिंग विच विल पॉइंट टू दिस। अच्छा, अब डिक्शनरी में की बहुत ही वैरायटी, यू कैन हैव वाइड वेरिएशन ऑफ दिस की, मे बी स्ट्रिंग, बुलियन, इंटीजर। तो की वैरायटीज आपकी बहुत सारी हो सकती है पॉइंटिंग की, एक यूनिफॉर्म होंगी जो भी होंगी, ठीक है। और उसके अगेंस्ट ये वैल्यूज की भी वैरायटीज हो सकती हैं, जैसे दिस वैल्यू कैन बी इंटीजर और अ बुलियन
और अ स्ट्रिंग और एन अरे और व्हाटएवर, मतलब इतनी इसके ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। तो हम इसलिए ये हम अब इसकी बात कर रहे हैं। यू गेव ए वेरी गुड एग्जांपल, दिस इज वन गुड यूज ऑफ इट। आई वाज टू कम इट एट द नेक्स्ट स्टेज, बट अच्छा हुआ आपने इसको इस स्टेज पर ही ले आए। तो अब देख रहे हैं आप ये सब चीजें आपके नॉलेज डोमेन में ये बड़े इफेक्टिवली रिलेटेड है। रैम रोम का डिफरेंशिएशन, एसोसिएटिव मेमोरी का डिफरेंशिएशन, हैश टेबल का यूजेज, और आपका डिक्शनरी का ये अरेंजमेंट जो हमने ये बात देखा। चल अब हम इस इंट्रोडक्टरी बात के बाद इसको एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जी ये एक कस्टमर की हमने डिक्शनरी बनाई जिसमें उसका यूजर नेम और मुख्तलिफ यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं और यहाँ की डाल रहे हैं। ये जनरल एग्जांपल है। इट्स ए जनरल एग्जांपल जिसमें एक कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन डालने के लिए, जैसे एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, किसी टीचर का डेटाबेस बना रहे हैं, स्टूडेंट्स का डेटाबेस बना रहे हैं, तो यहाँ कस्टमर का डेटाबेस उसने बनाया, तो उसने कस्टमर में का पहले कहा कि मैं इसका यूज़र नेम डालूंगा, फिर इसकी ये इंफॉर्मेशन डालूंगा क्या ये ऑनलाइन है इस एक्टिविटी के लिए अवेलेबल, और तीसरा मैं डालूंगा कि इसके फ्रेंड्स जो हैं वो उनकी तादाद क्या है, ठीक है। तो ये तीन तरह के डेटा को आपने इस डिक्शनरी में डालना था। तो आपने इधर नेम ये रखा, यूजर नेम लिखा, ये आपकी की है, इसके अगेंस्ट कस्टमर का नाम डाल दिया। फिर आपने दूसरी ये कॉमा, यहाँ कॉमा आ गया, इसके दरमियान कॉलन आया, ये की और वैल्यू के दरमियान ये आपका देखा जाए तो एक आइटम है, एक आइटम, ये की, ये वैल्यू, और ये उसके दरमियान कॉलन। जब एक आइटम कंप्लीट हो गया उसका फिर कॉमा, बाहर इसके करली ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे और केसेस में लिस्ट में ये था, ट्यूपल में ये था, इस केस में करली ब्रैकेट होता है, क्लोज एंड ओपन। तो ये एक आइटम की वैल्यू कॉलन कॉमा, और इसी तरह फिर अगला पेयर की वैल्यू एंड कॉमा, और ये कॉलन, और ये ऑनलाइन एंड फॉल्स। अब आप देख रहे हो इधर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, इधर बूलियन वैल्यू है, और इधर इंटीजर वैल्यू, ठीक है। कीज इस केस में सारे स्ट्रिंग बेस्ड हैं, यूनिफॉर्मली उसने स्ट्रिंग वाले ऑप्शन को यूज किया और सबको यूनिफॉर्मली यूज इस्तेमाल किया। ये यूजर नेम, ऑनलाइन, फ्रेंड। तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ, बेसिक एग्जाम्पल ऑफ अ डिक्शनरी के तमाम कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए है। आपको कई दफ़ा, ये तो एक बनी हुई डिक्शनरी थी, मैनी अ टाइम्स यू विल इवॉल्व अ डिक्शनरी। आपने स्टूडेंट डेटाबेस बिल्ड करनी है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की डेटाबेस बनानी है, और आप उसको इंफॉर्मेशन को डालोगे भी और बाद में मैनिपुलेट भी करोगे, तो आप अगर इसे यूज़ कर रहे हो तो आप ज़ीरो से बिल्ड कर रहे हो। तो बिल्ड करने में पहले शुरू में वो एम्प्टी है। एक न्यू डिक्शन उसको बिल्ड करने का तरीका क्या है कि आप इनिशियली न्यू डिक्शनरी खाली इस ब्रैकेट से शो कर दो, और फिर इसमें इंफॉर्मेशन को ऐड करो, इसको अपडेट करो, जिस तरह भी आपने करना है, एंट्रीज बनाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और वो चलता जाए। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप डिक्शनरी बनाने में एक जो मेथड है डिक्शनरी का उसको यूज करो, ठीक है। तो हम पहला वाला जो मेथड है ये सिंपल और डायरेक्ट है, इसको हम दिखाते हैं कि अगर आपने न्यू डिक्शनरी बनानी है और उसमें एंट्री करनी है, इट्स वेरी समथिंग लाइक मे बी कंपोजिट्स, वो जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप थी उसके है, बट इट्स स्लाइटली डिफरेंट, बट इट लुक्स लाइक दैट। ये हमें ओके। तो न्यू डिक्शनरी में आपने अब डाटा एंटर करना है, तो ये इक्वल टू, ये आपके करली ब्रैकेट बिगिन एंड, और इसमें ये तीन आपने चीज़ें एंटर की, ये एक की वैल्यू का एक आइटम, एक दूसरा की वैल्यू का आइटम, और एक तीसरा की वैल्यू का आइटम। यहाँ पर आपके ये कॉमे हैं, ये लास्ट एंट्री है, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट है,
यहाँ से बिगन हुआ था। ये कीज़ हैं, ये आपकी वैल्यूज़ हैं। अगर ये आप असाइन कर देते हो, ये अब आपकी न्यू डिक्शनरी में बन गया एक एंट्री, और अब आप इसको प्रिंट करोगे तो यू विल गेट दिस। प्रिंट में आप देखें जैसे हमने इसका नेम इस्तेमाल किया है, ठीक। ओके। आपने अगर एक वैल्यू एक्सेस करनी है, रीड करनी है, जैसे हम लिस्ट में चीज़ों को रीड और राइट करते हैं, तो इसी तरह इसमें भी रीड और राइट दोनों काम आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया वैल्यू को रीड और राइट करने की फ्लैग है, तो इट इज़ इन दैट सेंस, वैल्यू के सेंस में हम देखें तो ये म्यूटेबल ही है, इसको म्यूटेबल क्लास में ही कहेंगे। की क्योंकि पॉइंटिंग के लिए है, तो हम की को एक ही की इस्तेमाल दो दफ़ा नहीं कर सकते और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन एज फार एज वैल्यू इज कंसर्न वो चेंजेबल है, और डेटा असल में यही है। तो हम इसके बारे में देख रहे हैं कि डेटा को रीड राइट करना इन द वैल्यू पार्ट कैसे किया जाता है। पॉइंटिंग की से की जाएगी और डाटा उधर से। तो अगर हमने इस न्यू डिक्शनरी में उसके डेटा को एक्सेस करना है, तो ये अब हमारी डिक्शनरी की, हमने कहा न्यू डिक्शनरी, ये की डाली, और उस जैसे इंडेक्स डालते थे और उसको ऐसे ब्रैकेट्स ये वाले इसमें डाला, और इससे वो डाटा रीड करके एक्स में ले आए। यानी ये 3 एंट्रीज थी आपकी डिक्शनरी में। आप देखना चाहते थे ऑन इस एंट्री के डाटा को रीड करना चाहते थे, तो ये मे बी कार का डाटा है और उसमें ये ब्रांड है, ये मॉडल है और ये ईयर है। तो आप देखना चाहते हो विच ब्रांड ऑफ कार इज गिवन इन दिस एंट्री, तो आपने पॉइंट किया ब्रांड पे और उसने वैल्यू रिटर्न करेगा होंडा। ठीक, तो ये आपने न्यू डिक्शनरी की डाली और यहाँ पर इसका वैल्यू आएगी जो होंडा वहाँ पे एंटर है, आई डोंट नो स्मॉल में है जिस तरह भी होंडा, ये चीज़ आपकी यहाँ साइन हो जाएगी। होंडा भी इन स्ट्रिंग है तो ओके। तो दूसरी इसकी एग्जाम्पल हम कहें कि अगर इसको हम कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, म्यूटेबल है, कर सकते हैं। तो आप कहते हो कि यार ये ओहो मैं ये गाड़ी तो नई थी, ये किसने लिख दिया 1995। ओके, सो करेक्ट, आपने ब्रांड न्यू गाड़ी ली थी और उसने 10 साल 20 साल पुराना वो डाल दिया, तो आपने कहा ओके, ओके चेंज इट, दिस एंट्री इज रॉन्ग। तो आपने कहा ओके 2020, अब ये रिसीविंग साइड पर है, इस एंट्री को चेंज करना है, तो फिर लाइक लिस्ट एटसेट्रा आपने उसी तरह लिखा, न्यू डिक्शनरी इंडेक्स किया ईयर से और इसमें किया, तो यहाँ ये कैंसिल होके इसकी जगह 2020 एंटर हो गया। तो इस तरह आप एक डिक्शनरी में की के इंडेक्सिंग से रीड और राइट का काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम लिस्ट वगैरह में करते थे। इसके ये जैसे मैंने बताया, ये 3 वर्ड्स आपके स्टैंडर्ड है। कीज का आप कह लें कीवर्ड है जो इसकी फंक्शंस में, ये बिल्ट इन फंक्शन में इस्तेमाल होता है। वैल्यूज है और आइटम, आइटम का मतलब है पेयर, की वैल्यू पेयर, जहां आप उसकी बात करना चाहते हैं आइटम कहेंगे। इसके लिए बिल्ट इन फंक्शंस भी अवेलेबल है, या जो आप डिक्शनरी के डॉट करके उन्हें कॉल कर सकते हो और वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। इसकी डिटेल हम अगले नेक्स्ट लेवल ऑफ डेफ में देखेंगे, बट यू शुड नो इट कि देर आर मेथड्स अवेलेबल जिनको आप कॉल कर सकते हो। ये इट विल गिव यू ऑल द कीज, दिस विल गिव यू ऑल द वैल्यूज, अलग अलग आपको चाहिए, दिस विल गिव यू ऑल द आइटम्स जिसमें की वैल्यू के पेयर होंगे। तो आप देर आर मेथड्स अवेलेबल, हम इसके एग्जाम्पल्स लेटर स्टेज पे देखेंगे, बट यू शुड नो एट दिस स्टेज। अच्छा, अब लूपिंग थ्रू द डिक्शनरी, कि अगर एक डिक्शनरी है और आपने उसके तमाम आइटम्स को सर्च करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए या प्रिंट करने के लिए या फॉर एनी रीज़न, सो मैनी रीज़न, जिस तरह लिस्ट और वगैरह में आपको ज़रूरत पड़ती थी अरे में, इस तरह की नीड्स आपको डिक्शनरी में भी आइडेंटिकल नीड आ सकती हैं। अब आप क्योंकि आई अवेलेबल नहीं है इसमें, तो आपने देखना है कि मैं की के ज़रिए यही काम सारे कर लूँ, जो आप कर सकते हैं। तो अगर आपने कहना है प्रिंट ऑल द की नेम्स इन द डिक्शनरी, ठीक है, ओके,
तो आपने कहा ओके, फॉर लूप हम सीख चुके हैं, फॉर एक्स इन, ये इन और नॉट इन इज ए कीवर्ड, ये देखता है किसी भी चीज में जो यहाँ है उस चीज का इज इट इन इट और नॉट इन इट, सो दिस इज ए कीवर्ड इन दिस लैंग्वेज। ये अब हमने इसको डिफरेंट कलर में शो किया, पीछे ये फॉर लूप इस्तेमाल हुए थे। ऑलराइट, ओके, ये इन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड। अगर आप देखें कि दिस इज यूज इन, इट कैन यूज जस्ट सेइंग कि वेदर इट इज इन इट और नॉट, और उसके आगे आपको इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर दें तो दिस विल वर्क एज ए टेस्ट थिंग वेदर इट इज इन इट, यस और नो का आंसर देगा। इट्स सच अ पावरफुल। इसी बात को लाइक यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट सर। अच्छा नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल छोटी सी चीज़ है। ये है कि अगर आपकी कोई कंपोजिट डेटा टाइप है, जैसे कि एक लिस्ट है, ये लिस्ट के लिए, और यू वांट टू सी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो मैं आपको कंडीशन को भी देख लेता हूँ। इसमें थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट या करेक्टर्स या समथिंग आर एंटर्ड एंड यू वांट टू सी कि यार फला चीज़ इसमें मौजूद है या नहीं। तो एक आप आम उसमें कहोगे कि आप सारे में सर्च करो और वो निकले, लूप चलाओ, सर्च करो, उसके अंदर मौजूद हो तो आप कहोगे यस और नॉट है या नहीं। ये खाली इन और उसके आगे वो चीज जिसमें आप टेस्ट कर रहे हो और इसका आंसर ट्रू या फॉल्स आए तो इसने खुद ही वो टेस्ट कर लिया सारे को और बता दिया कि इन है या नॉट इन। तो इन एंड नॉट इन इज ए something which can be one of the powerful conditional statement। conditional statement तो ऐसी भी ज्यादातर होती है ना कि if x is less than 5, ठीक है, और इसको और कॉम्प्लेक्स हम करते हैं तो हम कहते हैं एंड इसमें डाल के कह देते हैं कि एंड y is ग्रेट ग्रेटर देन 20। तो इस तरह की कंडीशंस को कंपोजिट करके और हम ऐसे सिंपल डाटा पर ही अप्लाई हो रही होती हैं, आम जो हम फेमिलियर हैं। ये इन इज मच मोर पावरफुल। ये कंडीशन में ये जा सकता है कि ये क्योंकि इसका आंसर भी ट्रू और फॉल्स होता है, तो आप कह सकते हो लेट्स इफ की कंडीशन में इस्तेमाल करो, इफ एक्स इज इन और आगे आपने लिस्ट दे दी बहुत बड़ी, अगर वो उसमें है एंड आगे जो भी है आप करेंगे एंड लेट्स से y इज इन, लेट्स से डिक्शनरी दे दी, जैसे इस एग्जांपल के एक बहुत बड़ी डिक्शनरी दे दी। अब इसका आंसर भी यस नो में, अब ट्रू फॉल्स के इनका नेट रिजल्ट ट्रू फॉल्स है, और पूरी कंडीशन जैसे ये सिंपल केस में होती थी इट इज बीइंग यूज्ड इन, सो दिस इन और नॉट इन, इसमें यहाँ नॉट इन भी कह सकते हो, नॉट इन भी अलाउड है, आर मच मोर पावरफुल थिंग। हम और फिर इस इन को हम यहाँ फॉर लूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत जगह इस्तेमाल हो सकता है और यहाँ पर हम फॉर लूप में भी इन इस्तेमाल होता है। तो ये इन और नॉट इन इज अ वेरी पावरफुल टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। ये तो अब ये फॉर लूप जो हमने पहले भी देखे थे, यहाँ पर हम फॉर लूप डिक्शनरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम कहते हैं फॉर एक्स इन न्यू डिक्शनरी, अच्छा अब इसके अंदर जब आपके पास अरे था तो अरे में हमेशा आपको दो तरह के तरीके से हमने लिस्ट में देखा था। लिस्ट में कि हमने दो तरीके से ये फॉर लूप चलाया है। लिस्ट में हमारा ये फॉर लूप बहुत पावरफुल है। अगेन इन दिस केस एक फॉर लूप वो था जो हम पहले चलाते रहे हैं और वो ये कहता है कि सर्च बेस्ड ऑन इंडेक्स आई। हम एक फॉर लूप
जैसे सी में चलाते थे तो हम कहते थे फॉर आई फ्रॉम 0 टू n-1 इंडेक्स पे हम कवर करते थे और सर्च करते थे, और फिर हम देखते थे कि इफ यहाँ पर हम देख लेते थे कि डेटा ए है अगर ये, तो ए आई के बारे में जो भी है रीड राइट करें या समथिंग लाइक, ये हम सी में भी करते थे। ठीक है, इसमें पाइथन में ये ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए जब हम ये वाला फॉर लूप लिखा हमने पीछे, जब फॉर में कहा फॉर, वहां पे भी हमने लिखा, जब सपोज एक्स नाम लें या आई लें, जो भी आपकी मर्जी है, लेट से आई ले लें, आई लें फॉर आई इन, अब अगर आपने इंडेक्स वाला करना है तो लिस्ट में हम कहेंगे रेंज, फिर वो इंडेक्स वाली बात आएगी, रेंज, और फिर जो भी रेंज है आपकी जितने भी एलिमेंट्स 10 20 30, तब ये काम इंडेक्स वाला ये इंडेक्स इस्तेमाल होगा इसमें लिस्ट में। लेकिन हमने लिस्ट में इससे ज्यादा जो कॉमन इस्तेमाल और पावरफुल इस्तेमाल है वो हमने ये कहा फॉर एक्स इन, आगे हमने यहाँ लिस्ट दे दी, ये जो भी लिस्ट थी एल लिस्ट। अच्छा, अब ये जो लिस्ट है ये उस लिस्ट के अंदर उसकी वैल्यूज को चेक करेगा, यानी जो आपके लिस्ट में अब ये इंडेक्स नहीं कर रहा, यहाँ पर वैल्यूज हैं आपकी, और वो देखेगा बारी बारी। या फॉर लूप का मतलब ये है कि अब आपने इनको इसके जरिए, तो अब ये एक्स का मतलब है कि ये एक्स पहले इस लिस्ट में पहली जगह पे जाएगा, इसकी वैल्यू को देखेगा, दूसरी जगह पे जाएगा उसकी, तो ये अब वैल्यू एक्स में अभी वैल्यू आ रही है, अगर आप इसमें कहोगे प्रिंट एक्स तो ये वैल्यूज प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपने ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया तो ये इंडेक्स इस्तेमाल करेगा। अब आपको कहना पड़ेगा प्रिंट एल आई, जो भी है आपके यहाँ पे आप देख रहे हो ये फर्क, ये डायरेक्टली वैल्यूज पे जाके फॉर पे अप्लाई होता है, और लिस्ट में बहुत कॉमनली ये चीज इस्तेमाल होती है इनके जरिए से। बट कई दफा आप लिस्ट और ऑपरेट करने के लिए आपकी नीड, जैसे हमने स्क्वायर और क्यूब करने के लिए किया था कि तमाम इनिशियल वैल्यूज 10 वैल्यूज को स्क्वायर कर दो, तो फिर हम इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये इसमें एक बड़ी अच्छी ये है, ये कॉमन इस्तेमाल है, बड़ा पावरफुल है। यहाँ हम अब डिक्शनरी में ये इन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं फॉर एक्स इन न्यू डिक्शनरी, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बाय डिफॉल्ट इट इज फॉर द की, एट टाइम्स यू मेंशन, मगर जब नहीं मेंशन किया हुआ है इट इज फॉर द की, क्योंकि की इज द वन विच पॉइंट्स, और फॉर ने यहाँ पॉइंट करना है, तो इट इज फॉर द की। तो जब आप न्यू डिक्शनरी कह रहे हैं तो इस एक्स में वो आएगी आपकी की आएगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट एक्स या पूरी तमाम कीज को प्रिंट कर देगा। अगर आपने वैल्यूज प्रिंट करनी है ऑल द वैल्यूज, तो अब आप कहोगे एक्स इन न्यू डिक्शनरी, अगेन बाय डिफॉल्ट एक्स विल गेट द की वैल्यू, तो आप कहोगे न्यू डिक्शनरी विद दैट की वैल्यू पर जो कुछ है वन बाय वन ये की वैल्यूज वहां से लेता जाएगा। ये की वैल्यूज आर नॉट नेसेसरली 0 1 2 3 4 5, दे आर डिफरेंट मे बी स्ट्रिंग्स। हमने अभी जैसे एग्जाम्पल में देखा था कि ये बारी बारी उन स्ट्रिंग्स की वैल्यूज को लेगा, उन्हें यूज करेगा पॉइंट करने के लिए, वहां से वैल्यू पिक करेगा और उसको प्रिंट करेगा। तो ये की को प्रिंट करना है, तमाम कीज को प्रिंट करना है डिक्शनरी की, तमाम वैल्यूज को प्रिंट करना है डिक्शनरी की। अब डिक्शनरी में एक नीड आपकी आ सकती है कि आप तमाम की वैल्यू पेयर को आप प्रिंट करना चाहते हो, ये तीसरी नीड है, इसको हम कहते हैं आइटम। जैसे मैंने बताया की वैल्यू पेयर के लिए आइटम यूज होता है, तो अगर आपने की वैल्यू पेयर की पूरी लिस्ट डिक्शनरी से प्रिंट करनी है तो इसमें ये दो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी है। बहुत जगह पर पाइथन अलाउ करता है कि आप फॉर लूप में ये डुअल इंडेक्स इस्तेमाल करो। तो इसमें वो कह रहा है कि फॉर एक्स वाई ये इंडेक्स है इन माय डिक्शनरी। अब यहां इसने स्पेसिफिकली बताया डॉट आइटम्स, माय डिक्शनरी में आइटम्स के से ले आइटम्स को स्कैन करो और हर आइटम को एक्स वाई में बारी बारी डालो, पहला आइटम उसको एक्स वाई में डालो, दूसरा तीसरा,
और जो वैल्यू आएगी एक्स वाई की इस फॉर लूप में वो आप प्रिंट करते जाओ। इसका मतलब है अगर आपने पूरी डिक्शनरी प्रिंट करनी थी तो आपको ये वाला फॉर लूप इस्तेमाल करना है। अगर आपने खाली तमाम कीज को प्रिंट करना था तो ये फॉर लूप का अरेंजमेंट है, और अगर आपने तमाम डिक्शनरी की वैल्यूज को प्रिंट करना था तो ये फॉर लूप का अरेंजमेंट है। ओके, और इन अरेंजमेंट को फॉर लूप से देखने का मतलब है कि जब आप डिक्शनरी पे मैनिपुलेशंस करोगे फॉर वेरियस अदर रीजन, नॉट ओनली फॉर प्रिंटिंग, तो फिर आपके पास ये हैंडीली ये ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, अच्छा अब हम कह रहे हैं अब हमने जो डिफरेंट ऑपरेशंस अवेलेबल होते हैं लैंग्वेजेस में वो नॉर्मली 3 कैटेगरीज में आप ग्रुप कर सकते हो। एक अरिथमेटिक लाइक ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो अवेलेबल होते हैं अरिथमेटिक, और एक कंपेयर ऑपरेशंस होते हैं, कंपेयर ऑपरेशंस, और एक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ये 3 तरह के, जब हम ऑपरेशंस किसी लैंग्वेज में चेक करते हैं 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। आपको शुरू में मैंने एक लिस्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस की दिखाई थी जो आपने यूज की है, ठीक है, यूज नहीं की आपने देखी, हमने डिस्कस की है। अच्छा, कंपेयर इज लाइक दिस, यहाँ इसने लॉजिकल लिख दिया है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, कंपेयर, ये कंपेयर के एग्जाम्पल हैं। और हमने लॉजिकल की देखी थी वो जो एंड और नॉट वाले हैं ऑपरेशंस, वो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो अब हम ये कंपेयर की लिस्ट, इसमें ऑपरेशंस की वेरी सिमिलर टू सी और सी प्लस प्लस, वो सारे फीचर्स सपोर्टेड हैं पाइथन में भी, ये उसके एग्जांपल हैं। ये लिस्ट है कि ए इक्वल टू बी भी सपोर्टेड है, ए नॉट इक्वल टू बी को भी सपोर्ट करता है, ए लेस देन बी को भी सपोर्ट करता है, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी को भी सपोर्ट करता है, ए ग्रेटर देन बी को भी सपोर्ट करता है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी को करता है। तो ये सेट लिस्ट ऑफ कंपेयर ऑपरेशंस सपोर्टेड इन सी, ठीक। अच्छा, और ये कंपेयर ऑप्शंस का एक, देखिए कंपेयर ऑप्शंस और फिर लॉजिकली ऑपरेशंस मिल के आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। तो यानी आपका है इफ, और उसके आगे आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है यहाँ, ठीक है। तो इसमें हो सकता है एक्स लेस देन वाई, ये देखिए अब आपका ये कंपेयर ऑपरेशन है जिसका आंसर यस नो हो सकता है ना। और फिर इसके साथ आप एंडिंग कर रहे हैं, ये लॉजिकल हो रहा है, ऑरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये लॉजिकल हो रहा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस जो कंपेयर या अरिथमेटिक अरिथमेटिक और कंपेयर के चीज़ों पे बने हुए हैं और वो लॉजिकल से कनेक्टेड हैं, ये होल थिंग मेक्स ए कंडीशन और कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट का हिस्सा है। कंडीशनल स्टेटमेंट आप बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, इफ के साथ करते हैं, वाइल लूप के साथ करते हैं, यहाँ लूप उसने लिखा है वाइल लूप, ये इसकी मिसालें हैं कि जहां पर ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं जिसके अंदर ये जाते हैं। ओके, ऑलराइट। तो अब ये एग्जांपल इफ यहाँ पर अब हम इफ को देख रहे हैं कि उसका कोड कैसे लिखना है। आपने इफ की रीजनिंग आपको पास से पता है, हम वी आर लर्निंग पाइथन विद पीपल हु नो सी सी प्लस प्लस, तो हम उन एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा दोबारा नहीं दोहरा रहे, लेकिन सिंटेक्स क्या है और इसमें लिखने का तरीका और मीनिंग हम देख रहे हैं। तो ये इफ स्टेटमेंट में आपने कहा इफ 5 इज ग्रेटर देन 1, इफ इट इज ट्रू देन, ये यहाँ कॉलम भी है, ये इफ है, ये कंडीशन है। इसमें मस्ट नहीं है ब्रैकेट, बट इफ फॉर योर ओन रीडेबिलिटी अगर आप यहाँ डालते हो तो वो एक्सेप्टेबल भी है। आप अगर कहना चाहिए ये आपकी कंडीशन है,
इफ और उसके आगे कंडीशन, ये कॉलन आप नोट करें क्योंकि हमें इसकी आदत C++ से नहीं है, तो ये हमें हमेशा डालने का ख्याल रखना है। और प्रिंट आगे ये कह दिया आपने दैट इज ट्रू, क्योंकि ये ट्रू था तो उसने प्रिंट कर दिया, ओके प्रिंट हो गया। अच्छा, ये इफ स्टेटमेंट नेस्टेड भी हो सकती है जिस तरह सी में होती है कि ये x की वैल्यू आपने 35 कही, फिर एक आपने कहा इफ x इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट इट इज अबव 20। ओके, नेस्टिंग का मतलब है कि इस f के ब्लॉक में देखिए ये लेवल यहाँ पे हर चीज स्ट्रक्चर से है। अगर ये इफ आप इस लेवल पे लेके जाओगे तो फिर ये इस इफ के अंदर नेस्ट नहीं होगा, ये फिर इस इफ का मे बी यहाँ एल्स इफ या ऐसी कोई चीज आएगी, या एक नया इफ शुरू हो जाएगा। आप अब ये इंडेंटिंग, ये इवन ब्रैकेट के केस में भी थी सी में ये रिक्वायरमेंट, मगर अब आप देखें क्योंकि ये सिर्फ इंडेंट पे डिपेंड करता है, इफ यू जस्ट राइट दिस इफ दे विल बिकम टू इफ स्टेटमेंट्स, एक ये इफ स्टेटमेंट और उसका बिहेवियर वो होगा। या आपने अगर इसी इफ में एक और कंडीशन ऐड करनी है तो फिर आपको यहाँ एल्स इफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हम जो यहाँ दिखा रहे हैं नेस्टेड इफ, कि अगर इस इफ का ये ब्लॉक था तो उसके अंदर कोई इफ है, ये एग्जांपल उसकी है कि नेस्टिंग कैसे होती है। तो ये कह रहा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट दिस। फिर फर्दर इसी के अंदर गया कि अगर x इज ग्रेटर देन 30, अब इसको पता है कि ये 20 से अबव वाला केस इसका हो चुका है, तो अब ये कह रहा है प्रिंट ऑल्सो अबव 30, ठीक, या इट्स यहाँ प्रिंट कर सकते थे इट इज ग्रेटर देन 20 एज वेल एज 30, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये नेस्टिंग इसकी हो गई। अच्छा जी, ये एल सिफ जैसे और जगह होता है, आप नोट कर लो कि ये एल सिफ में वो उस तरह ये स्पेलिंग इसके वो वाले नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है, शॉर्टर है। तो ई एल इफ, तो एस नहीं है, एल इफ, इट मीन्स एल सिफ। और ये इफ स्टेटमेंट का एल सिफ है, तो ये स्टेटमेंट का ब्लॉक ये है, और उनके जो सब ब्लॉक्स हैं ये इंडेंट के साथ यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी इस इफ का कर्ली ब्रैकेट बिगिन, कर्ली ब्रैकेट बिगिन, एल्स इफ का कर्ली ब्रैकेट बिगिन, और जैसे आप करते थे, तो उस तरह अब इंडेंट के जरिए आपने वो चीजें करनी है। ओके, तो अगर आप ये दोनों 45 थे और ये कंडीशन है कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, एल्स इफ बी इज इक्वल टू ए प्रिंट बी इज इक्वल टू ए। तो ये एल्स इफ का इस्तेमाल हम दिखा रहे हैं सिंटेक्स वाइज। यहाँ प्लीज नोट ये कॉलन है, इधर कॉलन है, यहाँ आपकी कंडीशन है, यहाँ आपकी कंडीशन है। ये बगैर ब्रैकेट्स के भी अलाउड हैं, आप सिंप्लीफिकेशन के लिए और कम टाइपिंग की वजह से अगर इसको समझ के इस्तेमाल करते हो तो कर सकते हो। अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए ब्रैकेट्स में करते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब लास्ट में वो जैसे और सी और सी प्लस में था, एल्स भी अलाउड है कि अगर तमाम कंडीशंस नहीं है तो डिफॉल्ट कंडीशन एट टाइम्स हमें डालना पड़ती है, तो फिर एल्स डाल देते हैं। तो ये आपने इफ, एल्स इफ और ये एल्स, ये हमने तीन चीजें। इफ ये एग्जांपल में कि एज अगर लेस देन 4 है तो टिकट इज 0, अगर 4 लेस देन 18 है विच मीन्स ये एल्स इफ है, तो इसका मतलब ये वाली चीज चली है और फिर ये चल रहा है। अच्छा, तो अगर अब लेस देन 14 नहीं थी और मगर लेस देन 18 है, ठीक है, विच मीन्स 4 और 18 के दरमियान है, तो टिकट ये है। और अगर 80 से लेस वाला भी फेल हो गया है, इसका मतलब अबव 18 एज है, तो टिकट 15 है। ये इस तरह की आपको एग्जाम्पल है। अभी मैंने इन स्टेटमेंट को काफ़ी तफसील से बताया था कि इट्स वेरी यूजफुल एंड पावरफुल थिंग। यहाँ उसी की एग्जांपल है नॉट इन में। इन और नॉट इन दोनों बड़े इफेक्टिव है। अब आप यहाँ देखें, ये छोटी लिस्टों में ये एग्जाम्पलें शो किए, बट इमेजिन कि यू हैव नॉर्मली वेरी बिग लिस्ट और उसमें आपने देखना है इज दिस एलिमेंट इन इट और नॉट। आप ये नहीं कह रहे हो कि क्या वो इंडेक्स को देखना तो आसान है। अगर लिस्ट 1000 एलिमेंट्स की है तो आपने देखना है क्या इंडेक्स उसमें है या नहीं, तो वो तो आप मैक्स
से कहोगे लेस देन दिस है तो आपका इंडेक्स पता चल जाएगा. यू आर नॉट लुकिंग फॉर इंडेक्स, यू आर लुकिंग फॉर अ वैल्यू, कि क्या वो वैल्यू उस लिस्ट में है, और उसको सर्च करे और बताए. तो ये बड़ा आपके ये न्यू लिस्ट थी, ये एलिमेंट्स थे, उसमें आपने देखना है कि एक्स इसमें है या नहीं. तो आपने यहाँ पे टेस्ट किया, यू कुड टेस्ट फॉर इन और फॉर नॉट इन. यहाँ वो नॉट इन की एग्जांपल बताना चाहते. इफ एक्स नॉट इन न्यू लिस्ट, तो फिर कहो कि एक्स इज नॉट इन द न्यू लिस्ट, ठीक. या इट कुड से इफ एक्स इज इन द लिस्ट, प्रिंट एक्स इज इन द लिस्ट. या फिर कहते हैं इफ एक्स इज इन द लिस्ट, प्रिंट एक्स इज इन द लिस्ट, एल्स प्रिंट एक्स इज नॉट इन द लिस्ट. ये कई तरीकों से आप चीजें. तो अब आपने ये देखिए 10 था एक्स, तो इसने पूरी लिस्ट को सर्च किया और देखा कि इसमें कहीं 10 नहीं है, तो इसने आप ये प्रिंट कर देगा एक्स इज नॉट इन द लिस्ट. ओके. एक पास स्टेटमेंट भी आपको ये इफ वगैरह के डोमेन में काम आएगी. और भी हैं आगे, ब्रेक श्रेक का भी है, लेकिन एक पास स्टेटमेंट सिंपल. समटाइम्स आप फॉर वेरियस रीजंस कि जब आप कोड लिख रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप ने अभी बिल्ट नहीं की होती हैं, और आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हो, और आप कहते हो चलो यहाँ एक डमी मैं वो चीज़ रखूँ ताकि यहाँ से वो गुजर जाए, मैं अगली चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ और बाद में मैं इसको भी बिल्ड करूँगा. तो ऐसे केस में ये आपके हैंडी काम आ सकता है पास स्टेटमेंट, कि अगर ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ हैं और आपने कहा कि इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये कॉलन, तो अब यहाँ आपने कोई कोड लिखना था जो आप पोस्टपोन कर रहे हो कि अभी मैं बस स्ट्रक्चर डाल रहा हूँ और बाद में यहाँ लिखूंगा. तो अब आप ये नहीं चाहते कि या ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो ये एरर या स्ट्रक्चर आपको इश्यूज पैदा होंगे, तो आप इसको इस चीज को गुजारने के लिए आप कह दोगे पास, जैसे इन प्लेइंग कार्ड्स एक्सेट्रा आप कह देते हो. तो इस कंडीशन पे आपने यहाँ कोड लिखना है, सम वेरी बिग कोड में भी, लेकिन आप अभी उसको एड्रेस नहीं कर रहे, तो आप इस लूप से इस कंडीशन से गुजर जाओगे विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग और क्रिएटिंग एन एरर. ये लूप्स का है. किसी हद तक दो तरह के लूप्स हैं, फॉर लूप्स और वाइल लूप्स. हमने फॉर लूप पीछे भी कई जगह देखा है, तो मे बी कि आप अभी फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ फॉर लूप्स रेडिली देख लेंगे क्विकली, और मे बी एक आध एग्जांपल सिंपल सी वाइल. इनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको पहले भी है, लेकिन यहाँ पाइथन के डोमेन में किस तरह बड़े बड़े आपको स्ट्रिंग्स और वो, और इसको किस तरह फॉर लूप का स्ट्रक्चर है, कहाँ पे कॉलन सेमीकॉलन है, ये सारी बातें आपके लिए नहीं है. इनको आपने नोटिस करना है, आदत डालना है कि इस तरह यूज करें और इफेक्टिवली यूज करें. इसके कल्चर को समझ लेंगे आप, तो इसको आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. इसमें काफी पावर है. तो एक तो यही सिंपल सा फॉर लूप जो मैंने आपको बताया था, ये कि आपके पास अगर कोई अरे है, ये अरे है जो पिछली अरे को इसने यहाँ लिया है आपके पास, लेट से फ्रूट की बारे में एक बहुत बड़ी अरे है, यहाँ इसने हियर इज एन एग्जांपल. अच्छा, स्ट्रिंग है, ये अरे वाले एग्जांपल नहीं है, स्ट्रिंग के एग्जांपल है. स्ट्रिंग इज एन अरे ऑफ एलिमेंट, अरे ऑफ कैरेक्टर्स. तो इट इज आल्सो एन इक्विवेलेंट टू एन अरे, मगर एनीवे स्ट्रिंग का है. तो इस क्योंकि इट इज एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स, और आप इस अरे में एलिमेंट्स इसके ये हैं, लेटर्स हैं, तो आप सर्च करना चाहते हो कि क्या इस स्ट्रिंग में ये लेटर है या नहीं. या आप ये चाहते हो कि नहीं सर्च कर, आप ये चाहते हो कि इसमें ये चीज देख, इस अरे में तमाम लेटर्स को प्रिंट करो, यहां आप ये चाह रहे हो, ठीक है. तो ये स्कैन थ्रू करेगा, तो आप कहोगे फॉर एक्स इन एप्पल प्रिंट एक्स. तो अब ये एक्स बारी बारी तमाम उन पे जाएगा और उन पे जो ये एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करेगा, ठीक. वाइल लूप की एग्जांपल सिंपल, जिस तरह हम पहले वाइल लूप्स करते रहे, कि कोई इनिशियल वैल्यू है, सपोज बाहर आप इनिशियल वैल्यू सेट करते हो आई की, मैनी टाइम 0 और समथिंग, यहाँ उसने 1 सेट किया, तो आप फिर कहते हो वाइल आई इज लेस देन 8 सपोज, तो प्रिंट जब तक वो कम है. और
प्रिंट करके, क्योंकि इसमें फॉर में तो पॉइंटर खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है, इसमें नहीं होता, तो आप फिर ये ऐसी कोई स्टेटमेंट डालते हो कि इंक्रीमेंट आए और इस लूप को चला। अब नोटिस द इंडेंट, नोटिस द कॉलन एंड कंडीशन, ठीक। और इनिशियलाइजेशन ऑफ आई, जैसे वाइल के लिए सब एलिमेंट चाहिए होते हैं वो सब हैं, लेकिन इसमें सिंटेक्स को आप देख लें। अच्छा, अब इसी के अंदर सी प्लस प्लस में भी ये होता है। somehow lot of people had lot of difficulty in using break there, जो आपको जरूरत पड़ रही थी। तो हम वही सी प्लस प्लस वगैरह में जो ब्रेक का ऑप्शन होता है वो यहाँ पर भी है, खाली आपने सिंटेक्स देखना है और उस ब्रेक को समझना है जो आपने वहां पर यू हैड डिफिकल्टी किया, क्या ब्रेक नहीं सही जगह लग रहा और कोड का समझ नहीं आ रहा। बेसिकली ब्रेक का मकसद यही होता है कि इमेच्योरली इन बिटवीन किसी लूप से बाहर आप निकलना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन आ जाए तो लूप से निकल जाए, अदरवाइज पूरा लूप चले। तो एक एक्सेप्शन के तौर पे निकलने के लिए ब्रेक इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। जैसे अब यहाँ था वाइल लूप 8 एलिमेंट्स के लिए था, ये अक्सर 8 नहीं होगा, मे बी इट वॉज 10,000 1,000 150। एक बड़े किसी लूप को आप चला रहे थे, आपने सारे लूप को सर्च तो करना है, मगर उसमें अगर एक एक्सेप्शन की सिचुएशन है तो फिर आप चाहते हो कि मजीद सर्च को जारी ना रखो। अमूमन आप जैसे किसी चीज को सर्च कर रहे हो तो अगर मैच हो जाए, आपको प्रॉब्लम यही आई थी जब हम कोडिंग कर रहे थे पिछली क्लासों में, कि आप कुछ चीज सर्च कर रहे थे और जब एक कंडीशन मैच कर जाती थी तो आप बाहर निकलना चाहते थे। तो ये वही सिचुएशन है कि ये 1000 एलिमेंट्स को सर्च कर रहा था, लेकिन आपने एक कंडीशन को देखा कि अगर आई ये हो जाए या आई ना हो, कोई और यहाँ कंडीशन मैच हो जाए, जो हमारे केस में कोई और कंडीशन थी वो मैच हो जाए, तो आप ब्रेक कर जाओ, फिर ये लूप ना चले। पूरी एक डेटाबेस 10,000 एलिमेंट्स के आप ढूंढ रहे थे और बीच में आपको वो एलिमेंट जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया, यहाँ आई की जगह आपने लिखा अगर ए आई इज ए वैल्यू यू आर सर्चिंग, दिस एग्जैक्टली वाज आवर प्रॉब्लम। तो जब वो मैच कर रहा था आपका प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट इस तरह का, तो अब आप चाहे तो बाहर निकल जाओ, अब आप ना सर्च कर देते रहो। और तो उसका ये तरीका था, सी में भी यही था, यहाँ भी वही है। तो ये वो है कि ये पूरा लूप चल रहा है, प्रिंट कर रहे हैं आप, बीच में अगर ये इक्वल हो गया तो आपने कहा ब्रेक, अब ये लूप नहीं चलेगा, आप बाहर निकल जाएंगे इस लूप से, वाई लूप से। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये लूप चलता रहेगा और आई इंक्रीज करेंगे और उसी तरह रूटीन में लूप चलेगा। नोट, यहाँ वाइल के केस में भी ये कॉलन की बात है और ये दूसरी भी कंडीशन जब इफ इस्तेमाल किए तो उसमें भी कॉलन की बात है। ऑल्सो वेट, ऑल्सो नोट कि वाइल के साथ ये इंडेंट है पहला, ये सारी वाइल की स्टेटमेंट है, ये और ये वाइल लूप की हैं। अब इसमें इफ के साथ जो करली ब्रैकेट बिगिन का ब्लॉक है, असल में ये वाइल का पूरा ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, और इसका लेवल यही होना जरूरी है। एज सुन एज यू विल ब्रेक दिस इंडेंट even by a single space, you will have error, and or you may run things in a different way. Maybe अगर वो आपको syntax error नहीं दे, but it will misunderstand the thing। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इस if को इस लेवल पे डाल देंगे तो फिर ये एक नई if स्टेटमेंट बन जाएगी while के लेवल पे, और ये उस तरह प्रोग्राम को चलाएगा। अगर वो बेशक से आपको कंपाइलेशन एरर नहीं आई, बट इट विल बी ए मिसअंडरस्टैंडिंग, रन टाइम आपको प्रॉब्लम, रन टाइम एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंडेंट्स का जैसे करली ब्रैकेट्स का ख्याल रखना होता था, आपको इंडेंट्स का भी वैसे ख्याल रखना है, और उनका एक ही लेवल होना जरूरी है, ये इसके मिजाज में बात है। इफ के साथ क्योंकि ये नेक्स्ट ब्लॉक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ नेस्टिंग है, तो फिर ये इसके साथ है। लेकिन आप देखो ये आई वाला फिर बाहर निकल आया, अगर इफ के साथ आप ब्रेक और ये लिखते तो ये आई हमेशा के लिए इस इफ कंडीशन के साथ चला जाता और आपका वाइल लूप में इंक्रीमेंट किसी भी कंडीशन में ना होता, आप द वाइल लूप वुड हैव बिकम मीनिंगलेस। तो ये स्पेसेस जैसे वहां तो करली ब्रैकेट से ये काम होता था कि अगर ये ब्रेक को आप इधर भी करली ब्रैकेट डाल के लिख देते थे तो वो काम आपका चल जाता था, यहाँ पर वो नहीं चलेगा।
यहाँ आप कर्ली ब्रैकेट नहीं डाल रहे, स्पेसिंग से हर मसले को हल कर रहे हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई कीप एम्फेसाइजिंग, यू रन इनटू सीरियस प्रॉब्लम अगर इस बात को आपने पाइथन में सीरियस नहीं लिया. ओके, एनी क्वेश्चन सो फॉर? क्योंकि अब हम अगला टॉपिक हम क्लास का देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग. एनी क्वेश्चन सो फॉर? सर एक क्वेश्चन था ये नो सर, पिछली एवरीथिंग इज साइड गुड. पे थी। एक सेकेंड पूछने दो यार. अच्छा हाँ बताएं. सर पिछली साइड पे एक दो स्लाइड पीछे चले गए हैं. अच्छा ओके, 2 स्लाइड्स ये. हाँ जी ओके सर, जैसे ये लिस्ट है, ठीक अब है. ये एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे 10 दी है. एक्स की वैल्यू 10 दी है. यूज़र से कोई फर्ज करें हम यूज़र से डाटा लेते हैं, तो यूज़र से डाटा लेते हैं तो ये लिखा हुआ है एक्स नॉट इन, मतलब कि नॉट इन न्यू लिस्ट. मतलब कि अब इसका मेरा मतलब बता दीजिए, समझ नहीं आई. जी जी हाँ क्या? सर ये मुझे समझ नहीं आई, ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आई. ओके ओके ओके, आई रिपीट. इस ओनली शोइंग, अगरचे इफ स्टेटमेंट है और हमने ये एग्जांपल ली है, इसका मेन एम्फेसिस जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, इट इफेक्टिवली आपके लिए इट इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इन और नॉट इन कीवर्ड्स जो पाइथन में इस्तेमाल होते हैं और उनकी क्या पावर है. मेन बेनिफिट तो हमें यहाँ ये मिल रहा है. अदरवाइज आपने एक कोड दिखाया है जिसमें एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में आप सर्च करना चाहते थे एक वैल्यू को, उसको आप अगर एक तरीका नॉर्मल करते तो आप एक लूप लिखते, उस लूप में आप बारी बारी इंडेक्स करके हर वैल्यू पे जाते, उस इंडेक्स पे पिक करके वैल्यू लेते, उस वैल्यू को इसके अगेंस्ट चेक करते, और फिर अगर वो वैल्यू मिलती तो आप वही जो अभी हम ब्रेक श्रेक का कह रहे थे तो अगर बीच में वो वैल्यू मिल जाती तो आप वहां से ब्रेक करके बाहर निकल आते और उस जगह आप कहते कि यस इट इज प्रेजेंट. और अगर आप एंड ऑफ द लिस्ट पे चले जाते तो आप कहते नॉट इज प्रेजेंट. इनफैक्ट यू एग्जैक्टली नीडेड इट many a times in our codes and you were stuck up and all of you were in trouble. क्योंकि उसमें वो है कि ये फॉर लूप भी है, फॉर लूप के अंदर ये आई से आप चला रहे हो, कंपेयर ए आईज को कर रहे हो, कंपेयर ए आईज को कर रहे हो अगेंस्ट दैट वैल्यू, कंपेयर विद द वैल्यू कि इफ इट इज इक्वल टू दैट. और फिर उसमें जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आपने वो निकलना था फाउंड करके. पहले ये फाउंड, यू रिमेम्बर हमने ये बड़े देर देर डिस्कस किया, आप लोग कहते रहे कि सर ये हो नहीं रहा. हमने पहले फाउंड को इनिशियलाइज किया, फिर जब ये मिल गई तो हमने फाउंड को चेंज किया, यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकले, फिर देखा कि फाउंड से निकले हैं बाहर या नॉट फाउंड से, पूरी लिस्ट ढूंढ के फेल होके निकले थे या नहीं. फिर हमने उसके बेस पे डिसीजन किया और हमने वो कहा कि ऑल राइट ये वाली वैल्यू मिली है, उसका इंडेक्स ये है. यू रिमेम्बर हमने ये बहुत दफा, we spend a lot of time in doing this and most of you said कि सर ये नहीं हो रहा. हमारे पास इसका जो इन वाली फैसिलिटी है बड़ी पावरफुल है, मैं आपको बता रहा था, ये उसकी एग्जांपल है. अब आपकी ये बहुत बड़ी लिस्ट है और ये सीक्वेंशियल यहाँ इत्तेफाक से नंबर लिखे हुए, इट इज ए रैंडमली जनरेटेड नंबर, इट्स ए ह्यूज लिस्ट जो आपके जैसे जब आप कीज और उसको सर्च करो तो उसमें आपने देखना है क्या ये डाटा आपने इंडेक्स को नहीं कर, अगर इंडेक्स को सर्च करना होता तो वो तो सी में भी आपके को मसला ही नहीं था. इंडेक्स में आपको पता था यार अगर ये अरे 1000 एलिमेंट्स की है तो आपने कहना था कि यार अगर इंडेक्स इफ आई इज लेस देन 1000 तो ओके इंडेक्स इज देयर. नहीं, आपने इस रैंडमली जनरेटेड लिस्ट में देखना था क्या ये वैल्यू उस पूरी लिस्ट में है या नहीं है. दैट यू कैन टेस्ट बाय दिस इन एंड नॉट इन. ये तो है. और ये आप यहां देख रहे हैं कि x में आपने वैल्यू डाली और आपने सिंपली कहा इफ x, यहां इन भी लिख सकते थे यस वाले सर्च के लिए, यहां नॉट इन का वो एग्जांपल दिखाना चाहता था, नॉट इन. अगर इफ इज x इज नॉट इन दिस लिस्ट देन ऑफ कोर्स प्रिंट दिस. तो इस एक स्टेटमेंट से इसने पूरी अरे को डिसाइड करके एंड तक जाके बता दिया कि x इज नॉट देयर. ठीक, ओके समझ आई अपने फजल? जी सर ओके, आ गई. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हाँ सर. ऑलराइट.
अच्छा, अब जैसे मैंने बताया भी था, और आजकल के तमाम मॉडर्न लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं, एंड ये बड़ा पॉपुलर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। इसमें कोड रीयूज करने की बड़ी पावर होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से। और ऑब्जेक्ट का आप लोगों ने बड़े लंबे चौड़े कोर्सेज और क्लासेस में सीखा होगा। उसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अच्छा, बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या है और उसका क्या फायदा है। चलो, कोई बताइए आप में से। क्या ये क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या फायदा है, उससे क्या हमें हासिल होता है, हम क्यों करते हैं? और फिर उसमें ये सारी चीजें हैं कि अम, अम, चलो पहले आप बताएं, फिर वो उन चीजों पे, वो तो डिटेल वाली बात है, उस पर अभी नहीं जाते। हाँ, बताइए मोटे फॉर्म में खाली कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से और यही क्लास वगैरह बनाने से क्या मेजर पर्पस हम हासिल करते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है, वो कोई आप में से ब्रीफली बताइए। अच्छा, चले, ओके। सर हमारे पास जो स्पैगेटी कोड होता है वो खत्म हो जाता है इससे। नहीं, ओके, चलो, स्पैगेटी कोड जो खत्म होता है ना, वो है स्ट्रक्चर लैंग्वेज से। वो तो अब तकरीबन ये भी एक चीज है जो कॉमन सब चीजों में आ गई। अच्छा, स्पैगेटी कोड वाला इशू जो मैंने आपसे अभी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वो था ओल्डर लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रॉन एटसेट्रा, वो गो टू के जरिए से ही सारे मामले करते थे और ब्लॉक स्ट्रक्चर से नहीं करते थे। लेकिन वो तो सारी लैंग्वेजेस बाद में जो आई, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेट से ना भी हो एक लैंग्वेज, और वो ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड है। ब्लॉक स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या क्लास वगैरह सेम चीज नहीं है। ब्लॉक स्ट्रक्चर का मतलब है आपकी कोड में स्ट्रक्चर ये ब्लॉक वाली, ये वाली, कि ये आउटर मोस्ट आपका ब्लॉक है जो अभी हम इंडेंट से भी देख रहे थे, और उसके अंदर ये सब ब्लॉक्स हैं प्रोग्राम के, और ये सब सब ब्लॉक्स हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस, जिसमें सी और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं स्ट्रक्चर लैंग्वेज। जो स्पैगेटी कोड की बात हम करते थे, वो जैसे फोर्ट्रॉन और बहुत सी एग्जांपल थी, वो ये स्ट्रक्चर नहीं इस्तेमाल करते थे। इसमें ये होता है कि इस स्ट्रक्चर की चीजें इस तक रहती हैं, फिर ये इसके अंदर होती हैं, और आप उसको उस हद तक आप उस लेवल को और स्कोप को मेंटेन रखते हो। जो कर्ली ब्रैकेट वाली चीज है, वो ये उससे ताल्लुक रखती है। इस केस में वो स्ट्रक्चर थी नहीं, इसमें आप फ्लैट कोड यहां से यहां तक हर बात का लिखते थे, एक कोड है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसके कोई सब ब्लॉक्स और सब स्ट्रक्चर्स नहीं है। अब आपको फिर अगर किसी जगह, एक जगह से आप किसी भी जगह से गो टू करके कहीं पे भी चले जाओ, क्योंकि इन केस में आपका इस स्ट्रक्चर का इसी के अंदर मामला खत्म हो जाएगा। ये गो टू वगैरह इसमें होता भी नहीं है, और ये इसी के अंदर होगा। इसके स्कोप और इफेक्ट्स इस ब्लॉक के अंदर होंगे, इसके स्कोप और इफेक्ट इस ब्लॉक। तो ये है स्ट्रक्चर्ड वर्सेस नॉन स्ट्रक्चर्ड। नॉन स्ट्रक्चर्ड स्पैगेटी, ये स्पैगेटी नहीं है। ये सी में स्ट्रक्चर्ड जो है वो सी भी है, पाइथन भी है, और बहुत सारी, इनफैक्ट ओल्डर लैंग्वेज के बाद, एक स्टेज के बाद, बहुत बिगनिंग में ही जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं भी थी, तो ये स्ट्रक्चर्ड वाली बात आ गई थी। ओके, ये उसके बाद है कि what is object oriented thing and what is a class and all that. You may have a structured language and it may not have a class or object oriented. Okay, तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आते हैं कि क्या बात है और क्लास का क्या मकसद है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को एरर्स पूरे कोड के अनमैनेजेबल करने की बजाय आप उसको मॉड्यूलर बना के और उसकी एरर हैंडलिंग को मैनेज करने के लिए और कोड रीयूज करने के लिए, और एक कोड लिखे हुए के तमाम बेनिफिट्स को आगे इस्तेमाल, बजाय आप वो कोड दोबारा हर दफ़ा फ्रेश लिखें, उस सारे के बेनिफिट इन ए रेगुलर वे आगे इस्तेमाल करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ये क्लास का कॉन्सेप्ट हमारा आया।
ठीक है, मैं उसको यहाँ आपको इसको हम कर लेते हैं इरेज, क्योंकि ये डाइवर्शन थी हमारी, इसको कर लेते हैं। चलो नहीं करते, ये हमारे रिकॉर्ड में रहे। ओके, क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मकसद क्या था कि अगर आप, अच्छा इसमें इवन जब आप ये दूसरे कोड लिखते थे, आप डेटाज वगैरह को मेंशन करें, यहाँ आपके डेटा हैं, ठीक है, और इधर आपके फंक्शंस हैं। अब हम जैसे मेन कहते हैं और उसमें फंक्शन है, आपके ऑपरेशंस है और एक डाटा है, और आपने इस तरह से ओके। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्लास बनाने वालों ने ये किया कि इन्होंने कहा कि एक जेनरिकली बिहेवियर के तहत हम एक ग्रुप कर दें डाटा को भी और उसके रिलेटेड फंक्शंस को भी, जिनको हमने इस केस में मेथड हम कहते हैं। मेथड को डेटास के लिए एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी ऐसे लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं, बट इसके जो डेटा वाले पार्ट्स हैं और इसके जो सारे फंक्शन वाले पार्ट, ये एक जगह इकट्ठे हो गए और उसका आपने नाम रख दिया क्लास। अच्छा, अब इस क्लास में बल्कि ये भी पाबंदी लगाई, अगरचे क्लास की डिजाइन में अलाउड है कि अब आप इस क्लास का नाम लेकर, अच्छा ये इंटैक्ट है, अच्छा एक और क्लास है उसका डेटा जो एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी है और ये मेथड्स इसके अपने हैं, थर्ड के अपने। तो अब डेटा और फंक्शंस अलहदा की बजाय इकट्ठे हर हिस्से के, हर क्लास के इंटीग्रेटेड हैं। ये डाटा है, इस पे ये ऑपरेशंस होने, ये डाटा है, इस पे ये ऑपरेशंस होने। इसको और ज्यादा बेहतर यूज करने में लोगों ने ये भी रखा कि इवन अगरचे अलाउ करती हैं लैंग्वेजेस कि आप इवन एट्रीब्यूट या डाटा को भी एक्सेस कर सकते हो डॉट करके और ये वेरिएबल का नाम देके, ये अलाउड होता है। मगर अक्सर हाइडिंग के लिए, इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए, और आप इस डाटा की डायरेक्ट एक्सेस देते नहीं हो और हर काम इन मेथड से करते हो कि क्लास में आप जाएंगे, इस मेथड से आप अगर कोई डाटा भी चेंज करना है आपने इसमें, तो इस मेथड को कॉल करोगे और ये मेथड अपने रेगुलर तरीके से उस डाटा को चेंज करेगा कि जो चेंज आप मांग रहे हो वो विद इन रेंज है, अलाउड है, आर यू ऑथोराइज, ये सारे मामले करके इसको एक्सेस करेगा। इवन वेरिएशंस को इस हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं कि यू क्लास में आपको एवरीथिंग इज थ्रू दिस मेथड। अगर नहीं भी है और आपको ये अलाउड भी है, तो इसके इम्पैक्ट अगर कोई पड़ेंगे खराबी के, तो वो अप टू दिस महदूद रहेंगे, उस ऑब्जेक्ट में जिसमें इस क्लास की कॉपी बनाई हुई है उस तक महदूद रहेंगे, ना ही आपके ये क्लास का मेन स्ट्रक्चर खराब होगा, ना दूसरों के प्रोग्राम खराब होंगे। तो डेटा और उसकी प्रोसेसिंग के बिहेवियर को आइसोलेट करना और इस पूरी चीज को बार बार यूज करना। बार बार यूज करने से क्या मुराद है कि क्लास जो है एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है कि मैंने ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये मेरे मेथड्स हैं। अच्छा, अब जब आपने यूज करना है तो आप इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं, विच इज मीन्स कि इसका आपने इस स्ट्रक्चर को एक इंस्टेंस दिया अपना, वो ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। कि आपने कहा ये क्लास थी, सम नेम क्लास, इस क्लास का जो एक इंस्टेंस बनाएंगे वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। आप जो भी काम फिर करेंगे वो उस इंस्टेंस पे करेंगे। आपने इसकी एक कॉपी बना ली, उस पे कर रहे हैं, जो भी खराबियां आप पैदा करेंगे वो इस पे पैदा होंगी। आपने गलत डेटा में करप्शन की या कोई और मामला किया तो वो ये क्लास की खराबी नहीं होगी। अदर पीपल विल कीप making the object from this class and there will be a neat code for everybody else। या आप इसी क्लास की एक और जगह कॉपी बनाते हो और वहां आपका मामला ठीक चल रहा है और इधर आपने जो कॉपी बनाई थी इसमें आपने मामला गड़बड़ कर दिया है, तो आपके एरर्स और प्रॉब्लम्स यहां तक महदूद होंगे, ना ही फ्रेमवर्क क्लास पे जाएगा, ना ही आपकी दूसरी जगह जो और नई ऑब्जेक्ट है, नया इंस्टेंस है, उस पे जाएगा।
ये आपका ये हो गया इसका कोड रीयूज का इन ए मॉड्यूलर वे विदाउट इम्पैक्टिंग एरर, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक। अब आपको कोड रीयूज वाला पार्ट शुरू हो गया। कोड रीयूज का ये है कि वही जो आप सब क्लास बना लेते हो, कि आपने ये क्लास को लिया, इसका बनाया इस क्लास को, और इस क्लास में अब आपने कोई मेथड या एट्रीब्यूट्स ऐड करने थे, एक तरीका इसको ऐड करना है आपने। तो आपने पहले इस पूरा जो काम हुआ हुआ है क्लास का, इस पूरे को लिया, फिर उसमें जो सब क्लास बनाई, ये कॉपी चले गई, सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स आपको मिल गए रेडीली, और फिर आपने इसमें एडिशनल एट्रीब्यूट्स या एडिशनल मेथड्स अपने डाले। तो अब ये आपका इनहेरिटेंस वाला हो गया कि आपने पूरी क्लास को इनहेरिट किया। वो आपको एक तरह से जैसे ऊपर लाइब्रेरी अवेलेबल होती है, वो सब कुछ अवेलेबल हो गया, उसके पर आपने कुछ एडिशनल काम किए। तो इनहेरिटेंस से आपको बेनिफिट हो गया। कोड रीयूज, पिछली क्लास पूरी की पूरी इस्तेमाल हो रही है और आप उनके मेथड भी इस्तेमाल कर रहे हो और आप नई चीज़ें उस पर ऐड कर रहे हो। तो ये ग्रेजुअल एक्सपेंशन इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो। अब इसमें एक और चीज़ हम कर रहे होते हैं, वो ये है कि समटाइम्स जो बड़ा यूज़फुल होता है आपको, और आप कहते हो कि अच्छा मैं इसी क्लास के कुछ मेथड्स जिनके नाम मैं वही रखना चाहता हूँ, मगर मैं उसको किसी और डेटा टाइप या तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इसमें आप जब नई ये बनाते हो, सब क्लास बनाते हो, इनहेरिट करते हो, तो वहां पर आप जो वहां नाम था उसका, आप एक मेथड बनाते हो जिसका वही नाम रख लेते हो। पहले जब आप ऐड कर रहे थे इनहेरिटेंस से, तब तो आपने नए फंक्शन ऐड किए थे। अब आप कह रहे हो उधर ही जो फंक्शन बना हुआ है उसी को मैं बनाना चाहता हूं। इसको कहते हैं ओवरराइड, फंक्शन ओवरराइड। ये आइसोमॉर्फिज्म है इसका, आपके क्लास का आइसोमॉर्फिज्म का। अब जब आप उसी नाम से अपनी सब क्लास में बनाओगे तो ये ओवरराइड कर देगा। यानी अगर इधर आपने कहा था ऐड और इट वाज मेंट फॉर एडिंग टू इंटीजर नंबर्स, अब आपने यहाँ पे एक और कोड लिखा और उसमें कहा सेम वर्ड यूज किया ऐड, और यहाँ आपने उसका कोड लिख दिया मे बी एडिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, कंकैटिनेटिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स। तो अब आपके यहाँ पे जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ऐड विल मीन दिस, और जब आप उधर इस्तेमाल कर रहे थे वो वाला कोड तो ऐड विल मेंट दैट। तो कई दफ़ा आपके लिए ज़रूरी है कि आप वर्ड ऐड ही इस्तेमाल करो। लॉजिकली आपको कन्वीनियंट लगता है कि आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ ऐड के बजाय कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तो फिर ये आप मेथड ओवरराइड या फंक्शन ओवरराइड वाली चीज़ अपने नए क्लास में इस्तेमाल करते हो, और फिर उस जगह आप नया कोड लिख लेते हो बाय द सेम नेम। तो अब इसमें आपके सारी चीज़ आ गई, इनहेरिटेंस आ गई, आइसोमॉर्फिज्म आ गया, सब क्लास हो गया, एडिंग ऑफ थिंग, कोड रीयूज आ गया। ये ऑल दैट इज सो फैंटास्टिक कि मॉडर्न टाइम में देयर आर नो लैंग्वेजेस विच वी नो ऑफ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसको सपोर्ट ना करें, बिकॉज ऑफ ऑल दीज बेनिफिट्स। और ये आप एक्सटेंसिवली आईओटी में भी इस्तेमाल करोगे और एक्सटेंसिवली आपके डीप लर्निंग में इस्तेमाल होगा। ठीक है, ओके, वी प्रोबेबली हैव फिनिश्ड टाइम और वी हैव टाइम, लेट्स सी, ओके वी आर फिनिश टाइम। सो ये सारा ओवरऑल बहुत ज़रूरी था। बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट द कोड, हमें जब तक ये पूरा कॉन्सेप्ट ना पता हो, ये क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, सब क्लास क्या है, और फिर ये ओवरराइड फंक्शन क्या है, ये सब कुछ इसको आप चाहें तो रिव्यू कर लें एक दफ़ा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, और फिर हम इसकी कोड के एग्जांपल देखेंगे, फिर दे विल मेक सेंस, वरना they are just so many bunch of things. Okay, all right, let's stop the class. Okay, yes. सर ये जो आपने लेक्चर हैं, ये लेक्चर जो पहले जो 2 लेक्चर दे चुके हैं वो आपने अपलोड कर दिए? क्योंकि सर मैंने आपके उस पे गूगल ड्राइव पे देखा था तो मौजूद नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, मती आप हैं अभी ग्रुप में? हेलो मती,
जी सर ये जो है ग्रुप पे अपलोड हो गए हैं, जो गूगल ड्राइव है क्लास की, उसमें आप देखिएगा यूट्यूब के लिंक्स का एक बना हुआ है, तो वो लिंक में जो है वहां से आप देख सकते हैं लेक्चर्स को। अच्छा अच्छा, एक तो ये कि हमने गूगल क्लासरूम बना लिया है और उसमें ये लेक्चर डाल जी, दिए, स्लाइड्स डाल दिए। जी हाँ सर, उस अच्छा पे लेक्चर 1 की स्लाइड डालेंगे जी। सर अच्छा वो क्लासरूम दोनों बन चुके हैं, इनविटेशन भी मैंने बच्चों को भेज दी है सबको ना, अच्छा अच्छा, तमाम बच्चों को। ओके तो ओके, वो उनको ईमेल में इनविटेशन गई हुई है, वो उसको ज्वाइन करेंगे तो उनको मटेरियल वहाँ पे नजर आएगा। अच्छा अच्छा। और एक तो ये है कि हम वहाँ लिंक भी डालते हैं गूगल जी जी क्लासरूम में, जहाँ लेक्चर अपलोड करते हैं वहाँ लिंक भी डालते हैं। जी सर। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपना वो नाम कोर्स के नाम से आपने डाली है, यूट्यूब पे कोर्स के नाम से डाले हैं या मेरे नाम से डाले हैं, किस तरह डाले हैं रहमती? सर वो बेसिकली कोर्स के नाम से मैंने 2 क्लासरूम बनाए हैं, आईओटी का अलग है और डीप लर्निंग का अलग है। नहीं नहीं, क्लासरूम नहीं, यूट्यूब के जो चैनल हैं। यूट्यूब पे सर वो उसमें सर वो प्ले लिस्ट जी, बनाई है, आईओटी की अलग प्ले लिस्ट है और डीप लर्निंग की अलग प्ले लिस्ट है। नहीं, उस पर अगर सर्च डायरेक्टली कोई करना चाहे तो वो पहले आपने जैसे नाम में मेरे डाले होते थे, जी सर। तो वो नाम में सर्च कर सकता है। अच्छा वो हसीब हसीब बताओ। जी नहीं सर, ये जो है ना दोनों क्लासेस की जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। नहीं जैसे पहले भी हमने क्रिप्टोग्राफी की अलग प्लेलिस्ट थी, अच्छा, उसमें नहीं तमाम सीएनएस के लेक्चर्स होते थे। हाँ, जी जी सर का नाम है, सर का नाम लिखते हो ना नीचे, नहीं नहीं डॉक्टर नहीं नहीं, शनी बेस मैं को कह रहा लिखते हो हूँ ना तुम। सर्च करने का एक तरीका, जैसे मुझे मती ने पिछली दफा बताया था, जी जी मती, कि कई दफा वहां पर हम अपने लेक्चर में लिंक नहीं डालते थे। जी यार ये कौन है बीच में, प्लीज यार बंद कर लो आवाज, ये कौन? अच्छा, तो हम कई दफा वहाँ लिस्ट में लिंक नहीं डालते थे, तो हमने बता दिया था कि यार हमारा चैनल जो है वो इस जी नाम से है। जैसे हमारे पिछले चैनल को ढूंढने के लिए वो नाम जब हम डालते थे तो वो हमें मिल जाता था डायरेक्टली यूट्यूब में। आप वो इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स को बता दो, ठीक है? ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो फजल आप शायद अपडेटेड नहीं है, ये सारा काम हुआ है। आप अपने कोलीग से चेक करो और इस काम को कर लो। ओके सर फजल, हसीब ओके सर। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सर हसीब जी जी सर जैसे आप वो लास्ट टाइम आप क्लासरूम में जो भी चीज़ अपलोड करते थे, लाइक लैब की आप कोई भी चीज़ करते थे तो हमें पता चल जाता था कि ये वाली चीज़ इस टाइम पे अपलोड होगी है। जी जी ठीक तो है। अभी जो आपने एचओडी के बनाया ना, इस पे हमें सिर्फ कल ज्वाइन करने का आया था, उसके बाद हमें नहीं पता उसमें कोई चीज़ अपलोड है। अभी मैंने खोल के देखा है पर वो उसमें वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अच्छा काइंडली अब मैं आपको बताता हूँ उसमें सर अब प्लीज ये है कि हमने ड्राइव वाला आप मत उसकी जो गूगल ड्राइव उसका फोल्डर है, ठीक है, क्लास के आप गूगल ड्राइव फोल्डर में जाएं, उसमें आपको 2 फोल्डर्स मिल जाएंगे, एक लेक्चर्स का फोल्डर होगा हर क्लास के उसमें, और एक यूट्यूब लिंक्स का फोल्डर होगा। ठीक है, यूट्यूब लिंक्स के फोल्डर में जो तमाम लेक्चर्स के जो हम जो है ना यूट्यूब लिंक्स उसमें डाल रहे हैं, उससे आपको वहां से मिल जाएंगे तमाम लिंक्स। नहीं, अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेक्चर्स नहीं है वहाँ। आप इसका बताओ कि हैं या नहीं है। नहीं सर, लेक्चर्स का वहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है और अभी वहाँ पे सिर्फ लेक्चर फोल्डर 1 जो है ना नहीं वो नहीं, वो डाला है। क्वेश्चन फोल्डर के बारे में नहीं है, लेक्चर्स फोल्डर के अंदर लेक्चर्स डले हुए हैं। जी वही मैं कह रहा हूँ, अभी लेक्चर 1 सिर्फ डाला हुआ है, लेक्चर 2 नहीं डाला, लेक्चर चलो 1 तक डले हुए हैं उसमें। चलो, इधर मगर आप कह रहे हो ये स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि खाली है। नहीं नहीं नहीं, वो इनका क्वेश्चन कुछ और था सर, वो मैंने इनको समझा दिया। नहीं नहीं, वो यही सर कह रहे हैं। ड्राइव भी खाली है, ड्राइव भी खाली ही आ रहा है, मैंने अभी खोला हुआ है, कुछ भी नहीं है, कोई अच्छा फोल्डर चले कुछ हम भी। अभी इसको दोबारा से चेक कर जी सर, लेते मैं दिखा देता हूँ, हैं सर। खाली है। अच्छा सर अच्छा, काइंडली वो वाला ही करते हैं ओके जैसे वो पहला लैब का आता था, ओके हमें पता चल जाता था किस टाइम पे कौन सा ओके लेक्चर आ रहा है। ओके, I'll take care of that. Okay, we'll correct all these things थैंक today, यू सर। inshallah. Okay.
All the best.